मैंने इतिहास की पुस्तकें देखी जो विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल बेकार थी। इतिहास को कहानियों के माध्यम से कैसे पढ़ाया जाए, इसकी तरकीब मैं सोचने लगा। मैंने साहस कर रूखी सूखी ऐतिहासिक घटनाओं को जोड़कर एक कहानी बनाई और बच्चों को सुनाई। एक बड़ा सा जंगल था, झीलों की वहां बस्ती थी, अजब उनका ढील डौल था। तीरंदाज वे ऐसे थे कि उड़ते पक्षी को मार गिराते। उस जंगल में एक झोपड़ी थी। विद्यार्थी तत्काल कहानी के जादू में फंसते चले गए। अब वे खेलने और गाने का नाम नहीं लेते थे। मैंने कहानियां लिखकर उनसे पढ़वाने का काम शुरू कर दिया। फिर मैंने ऐतिहासिक कहानियों पर आधारित प्रश्नोत्तर शुरू किया। बच्चे सवालों का जवाब तड़ातड़ दे रहे थे। मैं अचंभित रह गया। मुझे विश्वास हो गया कि वे अब सिर्फ परीक्षा के पास होने के लिए नहीं, बल्कि जीवन भर के लिए उन्हें इतिहास याद रहेगा। अधिकारी ने बच्चों की परीक्षा ली और बच्चों के जवाब से काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने दूसरी कक्षाओं में इतिहास इसी रीति से पढ़ाए जाने पर जोर दिया। विद्यालय में वार्षिक जलसे के कार्यक्रम का ऐलान हो गया था। सभी वर्ग के बच्चे पूरी मुस्तैदी से इसकी तैयारी में जुट गए थे। कार्यक्रम में डायरेक्टर साहब भी पधारने वाले थे। मैंने प्रधानाध्यापक से कह दिया कि रटे रटाए नाटक मंचन मेरी कक्षा के बच्चे नहीं करेंगे। हमारी कक्षा के बच्चे इस जलसे में कुछ नए तरीके से अपनी प्रस्तुति करेंगे। बहुत बहस के बाद वे मान गए। कार्यक्रम शुरू हुआ। लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई। सबों ने आनंद लिया। अंत में चौथी कक्षा की बारी आई। बच्चों ने कचहरी मैं जाऊंगा नामक एक खेल प्रस्तुत किया और उसके बाद बुढ़िया और खरगोश नाटक भी खेला गया। प्रार्थना के साथ हम अपना कार्यक्रम समाप्त किए। फिर मैंने उपस्थित लोगों से कहा, जो कहानियां इन बच्चों ने पढ़ी और सुनी थी, आपके सामने इसी का अभिनय किया गया है। यह इनके लिए नया नहीं है। हर दिन कक्षा में इस तरह से नाटक खेलकर पाठों को सीखते हैं। हर पात्र जानता है कहानी में किसको क्या कहना है। डायरेक्टर साहब कक्षा 4 के बच्चों से अति प्रसन्न हुए। मेरी इस पद्धति को भी सराहा। मैं घर गया। सचमुच आज मैं बहुत खुश था। व्याकरण को बच्चे कठिन मानते थे। बच्चों में व्याकरण सीखने की कोई दिलचस्पी मैंने नहीं देखी। मेरे लिए यह एक चुनौती थी, क्योंकि परीक्षा में बच्चों को व्याकरण विषय पर आए प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। मैंने तय किया कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रियापद आदि की परिभाषाएं रटाकर कोई फायदा नहीं। याद रखकर बोलना व लिखना, एक समझकर बोलना व लिखना में अंतर मैं समझ चुका था। मैंने एक योजना बनाई और उस अनुसार काम करना शुरू कर दिया। मैंने गत्ते पर एक ओर पुल्लिंग और दूसरी ओर स्त्रीलिंग के शब्द लिखे। प्रत्येक शब्द के ऊपर पुल्लिंग व स्त्रीलिंग भी लिख दिया था। पहले मैं बच्चों को शब्द पढ़ने को कहा। जाने अनजाने बच्चों में लिंग के प्रति कुछ चिंता शुरू हुई। धीरे धीरे बच्चे खेल समझने लगे। किसी भी गत्ते को देख उसका लिंग बोलने लगे थे। एक दिन मैंने पूछा, बैल की स्त्री कौन? बच्चों ने कहा, गाय। सिंह की सिंहनी, लड़के की लड़की, बुढ़े की बुढ़िया, कुत्ते की कुतिया, मोर की मोरनी। मेरी यह योजना खूब सफल हुई। व्याकरण सिखाने के अगले प्रयोग में मैंने पुल्लिंग शब्द लिखना शुरू किया और बच्चों को उसका स्त्रीलिंग शब्द लिखने को कहा। जांच कर देखा तो बहुत कम गलतियां निकली। थोड़ा खेल का तरीका मैंने बदलकर यही काम कराया। मैंने एक डब्बे में पुल्लिंग शब्द डाल दिए और दूसरे में स्त्रीलिंग शब्द। बच्चों को पुल्लिंग शब्द उठाकर उसका स्त्रीलिंग शब्द ढूंढने को कहा। बच्चों ने यह खेल कई घंटों तक खेला।
एक दिन मैंने श्यामपट्ट पर नपुंसक लिंग के शब्द लिख दिया, जैसे होल्डर, टेबल, तख्ता, डस्टर, दवात आदि। बच्चे पढ़ गए, लेकिन बोले यह क्या लिंग है। मैंने कहा जो न पुल्लिंग न स्त्रीलिंग, वह शब्द नपुंसक लिंग कहलाता है। फौरन मैंने श्यामपट्ट पर 3 खाने बनाए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। मैंने 60 शब्द बच्चों से लिखवाया और यह निर्देश दिया कि पुल्लिंग शब्द पुल्लिंग खाने में, स्त्रीलिंग शब्द स्त्रीलिंग खाने में और नपुंसक शब्दों को नपुंसक लिंग के खाने में लिखे। मैं देखकर दंग रह गया। अधिकांश बच्चों ने सही लिखा था। मुझे खुशी हुई। मैं अब वचन सिखाने की तैयारी करने लगा। इसके लिए भी मैंने खेल का तरीका अपनाया। कई एकवचन बहुवचन के शब्द बच्चों को देकर कहा, एकवचन वाले बहुवचन को खोजकर लाएं। बच्चे इसे अलग अलग तरीके से खेलने लगे और उसी क्रम में उन्हें एकवचन और बहुवचन की भी समझ होने लगी। क्रियापद समझाने के लिए मैंने श्यामपट्ट पर एक शब्द लिखा और कहा, मैं जैसे लिखूंगा उसे आप पहले पढ़ें और उसी के अनुसार क्रिया प्रारंभ करें। अर्थात मैं क्रिया लिखूंगा और आप सभी करें। इस काम में बच्चों को बहुत मज़ा आया। वे और शब्द लिखने की आग्रह करने लगे। बाद में मैंने और क्रियापद लिखकर लाने का काम दे दिया। बच्चे समझ गए। मैंने लिखा, उठो, बैठो, दौड़ो, सो जाओ, खेलो, नाचो, पढ़ो, हिलो डुलो, गिरो, कूदो, उछलो, हंसो, गाओ आदि। इस काम में बच्चों को बहुत मज़ा आया। वे और शब्द लिखने की आग्रह करने लगे। बाद में मैंने और क्रियापद लिखकर लाने का काम दे दिया। फिर मैंने खेल का रूप बदलकर बच्चों से कहा, दौड़ो। सभी बच्चे दौड़ने लगे। इसी तरह कई शब्द को कहकर उनसे क्रिया कराई और प्रत्येक क्रिया को शब्द में लिखने को कहा। कई शब्दों के साथ खेल खेलने के बाद बच्चों को समझाया कि दौड़ते हैं, दौड़ो, बोलते हैं, बोलो आदि क्रियापद हैं। बाद में मैंने बच्चों को सभी क्रियापद लिख कर लाने का काम दे दिया। कुछ वाक्यों में से मैंने क्रियापद छोड़ बाकी को मिटा देने को कहा। सभी बच्चों ने लगभग सही सही किया। यह तरीका मुझे अत्यंत उपयोगी लगा और बच्चे रटने के बजाय तेजी से व्याकरण को सीख रहे थे। अब बात सूझी संज्ञा सिखाने की। मैंने संज्ञाओं का कार्ड बनाया। बच्चे बहुत सारे संज्ञा शब्द पढ़ डाले। उसमें काफ़ी विविधता रखी गई थी। विविध नाम खास खास समूहों में बांट दिए गए। इससे इनका वाचन सबों के लिए बड़ा आनंददायक हो गया। अब उन्हें क्रियापद और संज्ञा में से संज्ञा को अलग करने का काम दिया। यह काम बच्चे झट समझ गए। दौड़कर तख्ता ले आए। मैंने कहा, पूछो इससे इसका नाम। बच्चे खुद बोले, इसका नाम तख्ता है। इसी तरह मेज, पत्थर, लकड़ी, धूल, कागज, कलम, डिबिया आदि के साथ बच्चे काम किए। इसी में एक बच्चे ने कहा, सूरज को कैसे लाऊं, नीम को कैसे लाऊं। मैं तुरंत समझ गया कि बच्चे संज्ञा का अर्थ समझने लगे हैं। मैंने संज्ञा और क्रियापद के शब्दों को मिलाकर एक जगह रख दिया और छांटने का काम बच्चों को सौंप दिया। बच्चे बहुत मज़े से बहस करते हुए यह काम किए। खूब रंग जमा। फिर मैंने उन्हें क्रियापद के योग्य संज्ञा ढूंढने को कहा। जैसे घोड़ा शब्द लेकर दौड़ता है या दौड़ा क्रियापद ढूंढ लाने को कहता। बच्चों को इसमें खूब मज़ा आया। श्यामपट्ट पर मैंने एक वाक्य लिखा और बच्चों से कहा,
इस वाक्य में से संज्ञा और क्रियापद हटा दें। बच्चे मिटा दिए। मैंने कहा, अब क्या रह गया? बच्चे इस प्रकार संज्ञा और क्रियापदों का पदच्छेद करना सीख गए।